जी अस्सलाम वालेकुम। KF7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 51। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉर्टगेज या चार्जेस की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा था। उम्मीद है आपको याद होगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या था। याद है आपको प्रोसेस? रिकॉल करा देगी, याद भूल गए हैं सब? हैं? नहीं तो ईद की छुट्टियों में क्या जो पहले याद किया था वो भी निकल जाता है? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट किस चार्ज, एक तो रूल था ना, हमने रूल मैंने आपको ये सिखाया था प्रैक्टिकली। रूल यह है कि कोई भी प्लेज मॉर्टगेज या चार्ज होगा जो कंपनी करेगी, लोन हासिल करेगी और उसके बदले में प्लेज मॉर्टगेज या चार्ज सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के साथ एग्री करेगी, तो क्या करना है, उसको रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कुछ लिस्ट पढ़ी थी। उस लिस्ट में बाकी बातें तो ठीक, लेकिन एक चार्ज ऐसा था जो कि रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं था। वो कौन से वाला था? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। शाबाश शाबाश। अच्छा, उसके बाद जब हमने चार्ज रजिस्टर करवाना, उसका प्रोसेस क्या था? स्टेप नंबर 1 किसकी ड्यूटी होती है? कंपनी की ड्यूटी है, यानी और जो बैंक का राइट है। ठीक है, यानी बोरोर की ड्यूटी है और लेंडर का राइट है कि वो चार्ज को रजिस्टर करवाए। चार्ज कितने से में रजिस्टर करवाना होता है? 30 डेज या 21 डेज? 30 डेज। शाबाश, 30 डेज में चार्ज रजिस्टर करवाना होता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाते हैं? अथॉरिटी कौन सी है? अथॉरिटी कौन सी है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करवाने होते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज से क्या मुराद है? लोन एग्रीमेंट। शाबाश, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में सबमिट करवाना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीफ प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन हो गई। अच्छा, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाए, हमने चार्ज रजिस्टर करवा लिया, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक सिचुएशन है न्यूट्रल और एक है नेगेटिव। आज के लेक्चर में हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, दोनों ही रजिस्ट्रेशन के हवाले से ही हैं। फिर आने वाले कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डी रजिस्ट्रेशन, यानी इसे रिलीज ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। जो आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो ये कि अगर हमने चार्ज रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस को चार्ज को रजिस्टर करवाने के बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाए? जैसे फर्ज कीजिए कि हमने चार्ज क्रिएट करवाया था 100 मिलियन का, अब वो बढ़ा के 120 मिलियन का या 80 मिलियन का करना हो, यानी एग्जिस्टिंग चार्ज में ही मॉडिफिकेशन करनी हो, या हमने चार्ज क्रिएट करवाया था फ्लोटिंग, उसको फिक्स करवाना हो, फिक्स करवाया था फ्लोटिंग करवाना हो। ठीक है, करंट एसेट पे करवाया था, फिक्स एसेट पे करवाना हो, फिक्स एसेट पे करवाया था, करंट पे करवाना हो, या जो लोन एग्रीमेंट था उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो टर्म्स एंड कंडीशन में। पहले 5 साल का लोन था, अब 10 साल के लिए उसको रीशेड्यूल करवा लिया बैंक के साथ, उसकी टर्म बढ़ा के 10 साल होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जरा सोच के कि हमने जो लोन एग्रीमेंट, जो मॉर्टगेज या चार्ज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है, चार्ज भी रजिस्टर करवाया और जो लोन एग्रीमेंट था वो भी फाइल किया उसके साथ, याद है? तो अगर उसमें कोई किसी किस्म की चेंज हो चार्ज की नेचर में, या जो लोन एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज हो, क्या हमें वो चेंज रजिस्टर करवाना चाहिए रजिस्ट्रार के पास, कि नहीं बस ओरिजिनल रजिस्टर करवा लिया काफी है? करवाना चाहिए, हाँ, अपडेट करवा। इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन इन चार्ज। यानी जब चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन में या लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में किसी किस्म का कोई चेंज हो तो उसे क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन इन चार्ज। ठीक है, और ये भी रजिस्टर करवाना लाजमी है। पहली चीज ये मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट समझ आ गया? एक है कंसेप्ट मॉडिफिकेशन का, एक है रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है? हाँ शाबाश, पहले रजिस्टर करवाया लेकिन वो गलत रजिस्टर हो गया। ठीक है, उसमें फर्ज कीजिए अमाउंट जो थी वो 70 मिलियन थी, गलती से एक जीरो कम हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, बोरोर का नाम, लेंडर का नाम जो था वो गलत प्रिंट हो गया फॉर एग्जांपल, कोई गलती हो गई। क्या अब उसको रेक्टिफाई करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। ये दो कंसेप्ट, एक मॉडिफिकेशन, एक रेक्टिफिकेशन। अच्छा, रेक्टिफिकेशन में ही उसने एक और कंसेप्ट उसके अंदर ही मर्ज कर दिया, प्रोसेस सेम रखा है।
रेक्टिफिकेशन के साथ ही एक और कंसेप्ट मर्ज किया है उसका प्रोसेस, वो कंसेप्ट क्या रखा है, डिलेड रजिस्ट्रेशन। डिलेड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, भाई मुझे बताइए जरा, चार्ज क्रिएट हुआ कितने अरसे में रजिस्टर करवाना है, 30 डेज में। अगर 30 डेज में रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या इसका ये मतलब है आप कभी भी रजिस्टर नहीं करवा सकते? करवाना जरूरी है, 30 डेज में करवाना जरूरी है। लेकिन फर्ज कीजिए 30 डेज गुजर के रजिस्टर नहीं करवाया, क्या करें? क्या कोई ऐसा प्रोसेस अभी भी होना चाहिए, कोई दरवाजा खुला होना चाहिए कि हम गए हाँ भैया अभी टाइम गुजर गया, गलती हो गई हमसे, लेकिन फिर भी स्टिल एक रास्ता है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते। तो याद रखें, डिलेड रजिस्ट्रेशन और रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट एक है, ये अलग है, और मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट अलग है। भी फर्क समय, मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन। आज दो कंसेप्ट क्या पढ़ने हैं, मॉडिफिकेशन इन चार्ज, रेक्टिफिकेशन इन चार्ज। मॉडिफिकेशन इन चार्ज और रेक्टिफिकेशन इन चार्ज। अच्छा फिर मुझे ये बताइए दोनों में से आपको कौन सा वाला कंसेप्ट लगता है ये जरा लाइटर वर्जन है, ये सॉफ्ट है, कौन सा? मॉडिफिकेशन। और कौन से वाला हार्ड वर्जन है? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। कौन सी बात छोटी है और कौन सी बात बड़ी है? मॉडिफिकेशन की बात निस्बतन छोटी है, ये रूटीन का केस लगता है, भाई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है। रेक्टिफिकेशन या ओमिशन ये रूटीन वाला केस नहीं लगता, इसमें शायद हमें एक्शन भी कोई बड़ा लेना पड़े, शायद हमें। अच्छा अगर इन दोनों में से किसी एक केस में हमें कमीशन के पास जाना पड़ेगा, किस केस में जाना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन या डिलेड रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, फिलहाल हम स्टडी करते हैं पहले मॉडिफिकेशन। दो कंसेप्ट हमने स्टडी करने आज सिर्फ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 और 7। 6 किससे रिलेट करता है जरा पढ़े, हेडिंग क्या है? मॉडिफिकेशन इन मॉर्टगेज चार्ज और प्लेज। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन को अंडरलाइन कर लें। और फिर दूसरा क्या है? प्रोसीजर फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन और रेक्टिफिकेशन इन पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। अब इसमें डिलेड रजिस्ट्रेशन और रेक्टिफिकेशन को अंडरलाइन कर लें, दोनों का प्रोसेस सेम है। एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, केस बना सकता है, डिलेड रजिस्ट्रेशन का भी और रेक्टिफिकेशन का भी। तो पहले मॉडिफिकेशन क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन existing registered mortgage or charge. For example, changes in repayment schedule, interest rate or collateral terms. Collateral terms क्या है? सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन, सिक्योरिटीज के तौर पे क्या चीजें रखवानी है? पेमेंट, इंटरेस्ट रेट। इसमें जब चेंज आ जाए, ओरिजिनल रजिस्टर करवाया है, चेंज को भी रजिस्टर करवाना। डन। चेंज किस तरह का हो सकता है जरा बताइए फिर से? हाँ जी, रीपेमेंट शेड्यूल में, इंटरेस्ट रेट में, कोलैटरल, या इसके अलावा भी कोई भी चेंज हो, किसी भी किस्म का चेंज हो, रजिस्टर करवाना है। उसने एग्जांपल्स आपको 3 दे दी। डन। हाँ बिल्कुल, एक दफा सिक्योरिटी है क्या वो भी चेंज हो? बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस में ये जो मैंने ऑब्जर्व किया भी होता ये था, मैंने आपको शायद टाइप्स ऑफ चार्ज बताई थी, वो एक्सक्लूसिव चार्ज, फर्स्ट चार्ज, रैंकिंग चार्ज, पारी पास, ये टाइप्स में क्लासिफिकेशन होती है अमूमी तौर पे। टर्म्स एंड कंडीशन में तो बहुत कम होती है, टर्म्स एंड कंडीशन में भी हो जाती है। रीपेमेंट शेड्यूल कंपनीज नहीं वापस कर पाती तो वो कहती हैं ठीक है सर, अब ये 2 साल बाद जो था वो हमारा ड्यू था लोन रीपेमेंट, अब इसको मजीद 3 साल हमें ऐड करके 5 साल कर दें। तो हमने मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर करवाना है। प्रोसीजर क्या होगा? दो और फिर बताऊं प्रोसीजर क्या होगा। भाई जो ओरिजिनल चार्ज रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर था ना, ओरिजिनल, वही मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करवाने का भी प्रोसीजर होगा। कह रहा है ड्यूटी ऑफ कंपनी, कंपनी की ड्यूटी क्या है? कंपनी यानी बोरोर, कंपनी मस्ट सेंड द रजिस्ट्रार द डिटेल्स ऑफ एनी मॉडिफिकेशन। बोरोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कि वो मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रार को सेंड। कंपनी मस्ट आल्सो प्रोवाइड वेरीफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट शोइंग द मॉडिफिकेशन। और ये नहीं है सिर्फ कि मॉडिफिकेशन की डिटेल भिजवा दे, वो सबूत के तौर पे जो मॉडिफिकेशन एग्रीड हुई है इन दोनों के दरमियान में। भाई देखें, सोचें, जैसे ओरिजिनल जब चार्ज रजिस्टर करवाया था तो फॉर्म में चार्ज के पर्टिकुलर लिखे थे, सबूत के तौर पे साथ में इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज की कॉपी भी लगाई थी। इस तरह जब उसमें मॉडिफिकेशन होगी तो मॉडिफिकेशन को जब लिखेंगे रजिस्ट्रार को बताएंगे सर ये मॉडिफाई हुआ है, तो रजिस्ट्रार कहेगा भाई खुद से ही कर रहे हो कि वाकई दूसरे बैंक के साथ एग्री हुआ है। वो जो एग्री हुआ है ना रिवीजन, मुझे वो कॉपी ला के दो। ठीक है, तो उसकी भी वेरीफाइड कॉपी सबमिट करवानी होगी।
ठीक है। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसीजरल या प्रैक्टिस का कंसेप्ट है, लॉ का इससे ताल्लुक नहीं है। वेरीफाइड कॉपी होगी। प्रोसीजर क्या होगा, रूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज आर चार्ज आल्सो अप्लाई टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉर्गेज आर चार्ज। इसका मतलब है जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के रूल थे वही यहाँ पे मॉडिफिकेशन के भी होंगे। यानी यहाँ पे उसने मॉडिफिकेशन में बात नहीं की कि क्या बैंक मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करवा सकता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं बताया उसने, लेकिन उसने हाँ जी ओरिजिनल में बताया था चार्ज रजिस्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा। कैसे पता चला होगा, यहाँ पे तो जिक्र नहीं किया उसने कि बैंक भी अप्लाई कर सकता है कि नहीं, उधर तो जिक्र किया था ओरिजिनल चार्ज में, उसने कहा सेम रूल अप्लाई होंगे। तो जो कि वो ओरिजिनल रूल है उसमें उसने कहा था कि ड्यूटी ऑफ बारोअर बट राइट ऑफ लेंडर टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड, तो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। क्लियर। मॉडिफिकेशन का इतना सा कंसेप्ट था। उसने हमें क्या बताया, उसने हमें मॉडिफिकेशन की टाइप्स बताए और फिर हमें उसने बताया मॉडिफिकेशन के लिए प्रोसीजर क्या होगा। हमें पता चला कंपनी जाएगी, पर्टिकुलर्स एंटर करवाएगी और साथ में इंस्ट्रूमेंट, वेरीफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी सबमिट करवाएगी और बाकी का प्रोसीजर सारा सेम होगा। डन। हाँ बिल्कुल, इसकी फीस अलग से होगी, जो भी फीस होगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन की फीस अलग से होगी। क्लियर। रीडिंग टाइम चाहिए कि आगे चलें, आगे चलें, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, प्रोसीजर फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन और रेक्टिफिकेशन इन पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस। सबसे पहले एप्लीकेशन टू कमीशन। अच्छा मुझे बताइए, इससे पहले हमने चार्ज को रजिस्टर करवाया, हमने मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर करवाया, कहीं पे कमीशन आया था? तो कौन सी अथॉरिटी के पास जाके रजिस्टर करवाया था हमने? रजिस्ट्रार के पास। यहां पे कमीशन आ रहा है, क्यों? क्योंकि ज्यादा स्वेयर केस है। अच्छा मुझे ये बताइए, जहां पे कमीशन आता है वहां पे फिर क्या ऐसा होता है कि जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कमीशन करेगा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह रजिस्ट्रार ही करता है? कमीशन ऑर्डर इशू करता है कि हाँ जी अब ये चूंकि सवेयर केस था मेरे पास अप्रूवल के लिए है, मैं अप्रूवल देता हूं, रजिस्टर करो। तो ये कंसेप्ट जहन में रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद है, ये और किस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, वो प्रिंसिपल, वो क्या था, लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में, जब वो सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हो, जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो रही थी तब भी हम कमीशन के पास गए थे, लेकिन कमीशन के पास जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, कमीशन से क्या लिया था? ऑर्डर लिया था, अप्रूवल ली थी। अप्रूवल लेने के बाद ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार को दी थी, फिर रजिस्ट्रार ने रजिस्टर किया था, डायरेक्ट रजिस्ट्रार ने रजिस्टर नहीं किया था। तो यहां पे भी चूंकि डिलेड रजिस्ट्रेशन है या रेक्टिफिकेशन है, क्या है? डिलेड रजिस्ट्रेशन या रेक्टिफिकेशन। डिलेड रजिस्ट्रेशन क्या है? 30 दिन में नहीं, 30 दिन के बाद आप रजिस्टर करवाने के लिए जाए, डिलेड रजिस्ट्रेशन। और रेक्टिफिकेशन क्या है? इसमें कोई एरर आ गया, ओमिशन आ गया, कोई चीज लिखनी थी नहीं लिख पाए, या चीज लिखनी थी गलत लिखी। आपको पता है एरर तो एरर होता है, ओमिशन भी एरर होता है। प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था ना, वो क्या था, मिस्टेक की डेफिनेशन, मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। एरर भी था, ओमिशन भी था, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी थी। तो पहला कंसेप्ट यहां पे जो आपने ज़हन में रखना है वो ये कि डिलेड रजिस्ट्रेशन या रेक्टिफिकेशन का केस होगा तो हमने पहले कमीशन के पास जाना है। आइए देखिए कमीशन क्या कहेगा, कैसे हमारा इस्तकबाल करेगा। कमीशन कहते हैं कंपनी आर एनी इंटरेस्टेड पर्सन, कंपनी के अलावा इंटरेस्टेड पर्सन कौन होता है? कंपनी आर एनी इंटरेस्टेड पर्सन may apply to commission for relief when there is an omission to file the particulars of mortgage charge or any modification within the required time। रिक्वायर्ड टाइम में आप मॉर्गेज चार्ज या मॉडिफिकेशन वगैरह को रजिस्टर नहीं कर पाए, ओमिट कर दिया आपने, उस टाइम में रजिस्टर, ये किसकी तरफ जा रहा है? डिलेड रजिस्ट्रेशन की तरफ, कि प्रेस्क्राइब टाइम में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, या देयर इज एन ओमिशन और इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी मॉर्गेज और चार्ज। ये रेक्टिफिकेशन है कि कोई स्टेटमेंट थी, कोई मिस स्टेटमेंट, कोई इंफॉर्मेशन थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गलत नहीं या स्टेटमेंट इंक्लूड होनी थी, यानी चार्ज रजिस्टर कराया उसमें एक स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो भी ओवरऑल आपका चार्ज तो इनकरेक्ट माना जाएगा ना। कमीशन के पास फिर से बताइए कब जाना है?
डिलेड रजिस्ट्रेशन हो या रेक्टिफिकेशन, डिलेड रजिस्ट्रेशन और रेक्टिफिकेशन को उसने कुछ थोड़ा लीगल टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन किया है। समझ आ रही है आपको? ओके पहले तो उसने ये बताया भाई आना कब है, अब बताइए नेक्स्ट कंडीशंस क्या हैं। कमीशन मस्ट, कंडीशन फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, कमीशन उस वक्त रिलीफ ग्रांट करेगा कब, when the commission must be satisfied, जब कमीशन सेटिस्फाई होगा क्या, कमीशन और मिसस्टेटमेंट वाज एक्सीडेंटल ड्यू टू इनएडवर्टेंस और फॉर अनदर सफिशिएंट कॉज, कि ये अचानक ही हादसाती तौर पे गलती रह गई थी, जानबूझ के नहीं की, कहा नहीं उसने, लेकिन उसका मतलब यही है कि गलती हादसाती तौर पे थी, जानबूझ के नहीं की। हाँ बिल्कुल जानबूझ के हो सकता है, हाँ चार्ज को वाइड करवाने के लिए हो सकता है बैंक ने क्या, सॉरी ये जो कंपनी है इसे जब चार्ज रजिस्टर करवाया तो उसने फिक्स एग्री हुआ था, उसकी बजाय फ्लोटिंग करवा दिया हो, ये हो सकता है। तो उस वक्त तो फिर कमीशन इजाजत नहीं, कमीशन कहेगा नहीं 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 अब ऐसा करो, बैंक के साथ तुम खुद भुगतो, बैंक भी उधर गुस्से में भरा बैठा होगा, बैंक कहेगा तुमने एग्रीमेंट मेरे साथ किया था फिक्स चार्ज का, और जब पर्टिकुलर्स में लिखने लगे तो उधर फ्लोटिंग लिख दिया, हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज में फिक्स ही लिखा होगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है प्रैक्टिकली जितनी भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास आती होगी, रजिस्ट्रार हर एप्लीकेशन को उसके लोन फॉर्म के साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करता होगा? मुमूमी तौर पे नहीं करता, हाँ नहीं करते, वो बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं, हर डिटेल मैच नहीं करते। इसलिए तो उन्होंने एक वो जनरल रूल निकाला, प्रॉस्पेक्टस में भी पढ़ा था कि अगर कोई गलती हो भी गई ना तो बाकी लोगों की जिम्मेदारी होगी, ये कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कमीशन से मुराद वही उसके जो नीचे जूनियर है उनकी भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कह रहा है मैं उस वक्त आपको रिलीफ ग्रांट करूंगा। रिलीफ ग्रांट करने का मतलब क्या है कि अगर डिले हो गई है तो एक्सटेंशन दे दूंगा टाइम में, और अगर एरर हुआ है तो करेक्शन करने की इजाजत दूंगा। कब? पहली चीज जब ओमिशन या मिस स्टेटमेंट एक्सीडेंटल था, दूसरा एरर डज नॉट प्रेजुडाइस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर। यह प्रेजुडाइस का मतलब क्या है, यह प्रेजुडिस का मतलब क्या है, हार्मफुल, कि ये जो एरर है या ओमिशन है, ये शर्त ये है कि किसी क्रेडिटर या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए, किसी क्रेडिटर या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए। इसकी एक एग्जांपल अगर आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करूं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कोई ट्रिकी ना हो जाए, करवा दो। चलिए इसको यहाँ पे रोकते हैं, ये सेकंड पॉइंट पे, चाहे थर्ड भी पढ़ देते हैं, वो तो फॉर्मेलिटी है। इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू ग्रांट रिलीफ, वो कहता है इंसाफ का तकाजा यही है कि रिलीफ ग्रांट कर दी जाए, तो मैं तब रिलीफ ग्रांट कर दूंगा। बताइए जब डिले हो गया रजिस्ट्रेशन में या कोई एरर आ गया रजिस्ट्रेशन में, तो कमीशन कब इजाजत देगा? तीन कंडीशन है। कब? नंबर 1 एक्सीडेंटल हो और नॉट प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर क्रेडिटर हो और जस्ट एंड इक्विटेबल हो। ठीक, तो फिर कमीशन क्या करेगा? ग्रांट कर देगा। रिलीफ ग्रांट करने से क्या मुराद है? इजाजत दे देगा कि डिले हो गया तो कोई बात नहीं, अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, गलती होगी तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करवा लो, ये रिलीफ होगा। अब ये जो इसमें एग्जांपल है ना ये वाली कि एरर डज नॉट प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर, इसको मैं एक एग्जांपल से मेंशन करना चाहता हूं आपके सामने। एग्जांपल जरा ध्यान से, इसके ऊपर केस स्टडी भी है एक, टाइमलाइन बनानी है। टाइमलाइन चलिए ऐसे सीधी बनाते हैं, कंसेप्ट समझाऊंगा एंड में सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दे दिया इसका मतलब कंसेप्ट सारा फिट बैठ गया, अगर वो सवाल गलत जवाब बताया ना, उसका एक ही सवाल है तो उसका मतलब समझ कुछ नहीं आया आपको, अटेंटिव होकर समझिएगा। यह है 1 जनवरी 2025, कंपनी चल रही, कंपनी ने लोन लिया, ये किस डेट को समझ लीजिए, 31 मार्च को 2025 को लोन लिया बैंक अल-फलाह से। फिर इसके बाद 30 जून 2025 को लोन लिया
HBL से, ये लिया फर्ज कीजिए 100 मिलियन, ये लिया 200 मिलियन। दोनों बैंक से कंपनी ने कहा कि आप लोन दीजिए, चार्ज हम रजिस्टर करवाएंगे। कंपनी ने अपने वकील को बैंक अल-फलाह के डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, HBL के डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। वकील ने HBL का चार्ज तो रजिस्टर करवा लिया, इसके डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए, रजिस्टर नहीं हुआ। पता चला, ओह, जाके पता चला ये 15 अगस्त को कि भाई ये तो चार्ज रजिस्टर ही नहीं हुआ। अब आगे हम 15 अगस्त को ये बैंक अल-फलाह वाला 100 मिलियन वाला चार्ज रजिस्टर हो गया। सबसे पहले मुझे बताइए, इस चार्ज को रजिस्टर करवाने के लिए क्या करना, नॉर्मल प्रोसेस फॉलो किया गया होगा? क्या क्या होगा? डिलेड रजिस्ट्रेशन। कमीशन के पास गए होगे, अप्रूवल ली होगी। कमीशन ने किस शर्त पे अप्रूवल दी होगी? डिलेड रजिस्ट्रेशन। ये एक्सीडेंटल था पहले, ये तो आपको समझ अभी भूल गया था, राज में रखे हुए थे डॉक्यूमेंट्स, भूल गया। कमीशन ने कहा ठीक है, और चूंकि अभी भी लोन दिया हुआ, जस्ट एंड इक्विटेबल भी है। एक शर्त इसमें क्या थी? एरर डज नॉट प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर्स आर। क्या कंपनी के क्रेडिटर्स में HBL है? अब मुझे यह बताइए, फर्ज कीजिए अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो पहले किसको पेमेंट होगी? पहले किसका चार्ज रजिस्टर हुआ है? HBL का। लोन तो पहले बैंक अल-फलाह ने दिया था, रजिस्टर पहले कौन सा हुआ है? अगर कमीशन ये कह देना कि अच्छा बैंक अल-फलाह को हमने इजाजत भी दे दी, ये डिलेड रजिस्ट्रेशन है, जेन्युइन रीजन थी, चार्ज रजिस्टर करवा ले, और इसकी बारी पहले आएगी, इसका चार्ज प्रायोरिटी पे होगा क्योंकि इसने पहले लोन लिया था, इसका चार्ज प्रायोरिटी पे होगा, HBL का बाद में नंबर आएगा। क्या आपको लगता है इससे HBL यानी क्रेडिटर का इंटरेस्ट इफेक्ट होगा? इसको हार्म पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। अब जब कमीशन ने कहा कि डिलेड रजिस्ट्रेशन शैल नॉट प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर, इसका मतलब पता है क्या कह रहा है? कह रहा है भैया इससे पहले जितने भी क्रेडिटर ने अपना चार्ज रजिस्टर करवा लिया वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो क्या रहेंगे? प्रोटेक्टेड रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि बैंक अल-फलाह का 15 अगस्त को चार्ज रजिस्टर होगा ना, तो अब प्रायोरिटी राइट किसका आ गया? HBL का, और बाद में बारी किसकी आएगी? अब मुझे यह बताइए, फर्ज कीजिए अगर इस सिचुएशन में कंपनी आगे चलती है, महीना और चलती है, उसके बाद बैंकरप्ट हो जाती है, और ये जो सिक्योरिटी थी ये 250 मिलियन की बिकती है। किसकी? कितने की? 250 मिलियन की। किस बैंक को कितने पैसे मिलेंगे? HBL को कितने मिलेंगे? 200 पूरे का पूरा। और इसको कितने मिलेंगे? बैंक अल-फलाह को 50 मिलियन। क्यों? इसने तो पहले लोन दिया था, रजिस्ट्रेशन तो बाद में करवाई ना। इसकी रजिस्ट्रेशन से पहले चूंकि HBL की रजिस्ट्रेशन में उसके राइट इफेक्ट नहीं होंगे। यह है दूसरी कंडीशन का मतलब कि डिलेड रजिस्ट्रेशन की वजह से किसी दूसरे शेयर होल्डर या क्रेडिटर का राइट इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल एक क्रेडिटर की काफी है, शेयर होल्डर की एग्जाम्पल सोचने की जरूरत नहीं है, आपको याद कर लीजिएगा। समझने के लिए एग्जाम्पल एक क्रेडिटर की भी काफी है। कुछ समझ आए? अच्छा, इस केस में बताइए अगर 150 मिलियन रिकवर होता है सिक्योरिटी बेच के, किसको कितने पैसे मिलेंगे? HBL को मिलेगा 150। ठीक है जी, ये बात समझ आए कि डिलेड रजिस्ट्रेशन से जो प्रीवियसली रजिस्टर्ड चार्जेस हैं उनका राइट इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। आपके ख्याल में ये प्रोविजन फेयर है कि अनफेयर है? फेयर है, क्योंकि देखें ना, कसूर इसका अपना है।
इन्हें क्यों नहीं इंश्योर किया कि डिलेड रजिस्ट्रेशन? उसने भी वकील, कंपनी ने भी वकील को दे दिया डॉक्यूमेंट, बाद में पूछा ही नहीं। हमने को बाद में पूछना चाहिए था, भैया 20-25 दिन के बाद करवा दिए ना रजिस्टर, तो पूछा ही नहीं, वो बाद में जाके पता चला। क्लियर? यही कंसेप्ट वो आगे एंड में कह रहा है, प्रीवियस राइट्स नॉट टू बी फैक्ट। ये लाइन पढ़े जरा, इस एग्जांपल को सामने ध्यान में रख के ये आखिरी लाइन पढ़े, लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मॉर्गेज और चार्ज डज नॉट अफेक्ट एनी राइट्स प्रीवियसली क्रिएटेड ऑन दैट प्रॉपर्टी। लेट रजिस्ट्रेशन से जो ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर हो चुके हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़े। लेट रजिस्ट्रेशन से जो ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर हो चुका है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी बारी पहले आएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिहाज से इसने रजिस्ट्रेशन पहले करवाई है। क्लियर हुई है बात? ये था जी इसका मतलब, ये सेकंड वाले पॉइंट का मतलब इस शर्त में, और बाद में उसने उसको अलग से भी इलैबोरेट कर दिया जी। तीनों कंडीशन पूरी होगी, अब क्या होगा जी? हाँ, अगर फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज होता फिर वही कंसेप्ट होता कि पहले फिक्स फिर फ्लोटिंग। हाँ, लेकिन वो चार्ज की नेचर ही डिफरेंट होगी ना, चार्ज की नेचर ही डिफरेंट होगी, वो तो फिक्स्ड हो गया ना। फिर इसका मतलब है फिक्स्ड वालों में इसका नंबर बाद में वाला आता। हाँ जी, ये देखें, फ्लोटिंग चार्ज हमेशा नीचे, फिक्स हमेशा ऊपर। अगर फिक्स आपने जब मर्जी करवाया हो, उसने फ्लोटिंग से हमेशा ऊपर ही रहना। लेकिन फिक्स और फिक्स में अगर आपने डिलेड करवा दिया, अर्ली करवा लिया, उसमें फिर ये देखा जाएगा पहले किसने करवाया बाद में। फ्लोटिंग ये एक जैसे चार्ज हो ना, उनमें आगे पीछे से फर्क पड़ेगा जब उनके लेवल का ही फर्क हो, ठीक है, तो उनसे टाइम से फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर बाय द कमीशन, भैया कमीशन मुतमिन हो गया, तीनों कंडीशन पूरी हो गई, कमीशन क्या करेगा? गैस करे, कमीशन क्या करेगा? तीनों कंडीशन पूरी हो गई, ऑर्डर इशू करेगा क्या रजिस्ट्रेशन करेगा? रजिस्ट्रेशन तो कमीशन करता ही नहीं है, ये तो रजिस्ट्रेशन करनी है स्टार ने। कमीशन क्या करेगा? कमीशन में ऑर्डर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग, अगर डिलेड वाला केस है तो वो एक्सटेंशन दे देगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट, अगर कोई ओमिशन या मिस स्टेटमेंट है, गलती हुई है, रेक्टिफाई कर लेगा। एक्सटेंशन लेनी थी, एक्सटेंशन दे देगा। रेक्टिफिकेशन करवानी थी, उसकी इजाजत दे देगा। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन कॉस्ट एज एप्रोप्रिएट, और इस सारे प्रोसेस की जो कॉस्ट इनकर हुई है वो कौन पे करेगा, कौन बर्दाश्त करेगा, इसके बारे में भी ऑर्डर इशू करेगा। यानी कमीशन देखेगा कि भैया देखिए, पहले तो ये था ना जब हमने चार्ज रजिस्टर करवाया था कि रजिस्ट्रेशन जो मर्जी करवाए, चार्ज किसने बेयर करना है? कंपनी ने, बारोर ने। यहां पे रूल क्या है कि चार्ज कौन, अगर रेक्टिफिकेशन हुई है, डिलेड रजिस्ट्रेशन, चार्ज कौन बर्दाश्त करेगा? भाई जिसका फॉल्ट है, जिसका फॉल्ट है, वो फॉल्ट किसी का भी हो सकता है, फॉल्ट ही पर्सन करेगा, और वो कमीशन बताएगा हालात को सामने रखते हुए कि इसमें फॉल्ट किसका है। डन जी। अमूमी तौर पे तो कंपनी बेयर करते हैं ना चार्जेस। अगर यही गलती बैंक के वकील ने की होती, बैंक कहता नहीं मैं चार्ज रजिस्टर करवा लूंगा, तो बैंक करेगा, तो फिर बैंक करे, उस सूरत में इसके पैसे कंपनी ने अदा नहीं करने, नॉर्मल रूल में। लेकिन डिलेड रजिस्ट्रेशन में कौन अदा करेगा? फॉल्टी, जिसका कसूर है। डन। Certified copy of the order signed by the commissioner or an authorized officer must be submitted to the registrar within 7 days of the order issued. जब ऑर्डर इशू किया जाएगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करवाई जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर। ये तो कहीं पढ़ी पढ़ी लग रही है, कहां पढ़ी थी ये प्रवीण, कहां पढ़ी थी हमने? चैप्टर किस कंसेप्ट में पढ़ी थी? प्रोविंस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, बोले क्या क्या चेंज करा है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज। और क्या करता है? एक और केस में भी था, किसमें? जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज हुई थी और न्यू जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो ऐसा है जो कि सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। ये नहीं पढ़ रहे,
अच्छा बोल दिया तो अब बोल रहा है, पहले बोलना था। मुझे याद है, लुकमा चाहिए था, अब कह दे गोश्त नहीं खाया। तीसरी दफा कह चुके। ऑर्डर पैदा, अभी ये क्लियर हो गया ये सारा, बाकी क्या रह गया? बाकी बस आज का इतना छोटा सा लेक्चर। याद कर लेंगे इसको, क्या आगे भी पढ़े? नहीं, चले ठीक है, काफी है वैसे, क्योंकि नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है लेंथी, और वो पूरा एक दफा स्टार्ट किया ना वो प्रोसीजरल है। प्रोसीजर जो है ना वो स्टार्ट करें ना फिर उसको एंड तक लेके जाना होता है, इसलिए थोड़ा सा चले। ईद के बाद पहला दिन है, थोड़ा वार्म अप हो गए होंगे आप। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अच्छा, क्या आप प्रीवियस चैप्टर्स की रिवीजन कर रहे हैं? साथ साथ रिवीजन शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, थोड़ी थोड़ी शुरू कर दीजिए। डेली कोशिश करें कि एक चैप्टर, और अगर बड़ा चैप्टर है तो आधा कर लें। जैसे चैप्टर 4 है वो एक दिन में रिवाइज हो सकता है, एक चैप्टर मुश्किल नहीं है। चले आधा कर ले, डेली आधा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए। साथ रिवाइज करेंगे, मतलब 10 देख लें एक बार ऐसे। उसको रीड कर लीजिए, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको लिख लें। सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हेडिंग वगैरह होती है ना, सिर्फ उसको लिख लें, सारा ना लिखें, लेकिन लिख लें, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस में इसलिए आपसे करवा रहा हूं, एग्जाम में लिखना होगा तो आपको कम से कम सिर्फ हेडिंग लिखी होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सिरा मिल जाए ना डोर का तो उसको आप फिर लपेटना शुरू कर ही देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिवीजन शुरू कर देंगे साथ साथ। चलिए जी, आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।